Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. राधे राधे. गुड मॉर्निंग. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसे एक दिष्टता कहते हैं. एक दिष्टता. मोनोटोनिसिटी. आइडिया बहुत सुंदर है, बहुत काम का आइडिया है और मैथ्स के हिसाब से बहुत शानदार टूल है. बहुत शानदार टूल है एक दिष्टता. और फिर एक दिशा में हम दो प्रकार के फलनों के बारे में बात करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. पहले आइडिया को समझिए. आइडिया है क्या? नॉर्मली आप ग्राफ देखेंगे, है ना. अगर हम ग्राफ को देखें, कुछ ग्राफ को देखें, तो हम पाते हैं कि या तो ग्राफ में क्या हो सकता है, संभावना क्या है, किसी भी कर्व, किसी भी समीकरण, किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ होता है, उसमें नॉर्मली आप जो चीजें देखेंगे वो या तो होगा कि ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, या ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा होगा, या ग्राफ अप एंड डाउन कर रहा होगा, मतलब बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा. यानी कुछ इस तरीके से, क्योंकि ग्राफ नॉर्मली ऐसे ही बनते हैं. नॉर्मली ग्राफ ऐसे ही बनते हैं. यानी तीन प्रकार के ग्राफ नॉर्मली हम देखते हैं. एक वो होते हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, है ना. जैसे ये ग्राफ है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ लें, तो ये ग्राफ बढ़े जा रहे हैं. बढ़े जा रहा है मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है ना. जिससे दिख रहा है कि फलन का मान लगातार बढ़ता जा रहा है. कंटिन्यू ग्राफ का मान इंक्रीज कर रहा है. कुछ ऐसे ग्राफ भी हो सकते हैं जिनमें मान घटता जाए, जिसमें मान घटता जा रहा हो. ये ले लो. इस ग्राफ को अगर हम देखें एफ एक्स बराबर 1/x, तो ये ग्राफ कम होता जा रहा है. यानी आपके जो फलन का मान है वो लगातार गिरते जा रहा है. जैसे जैसे ग्राफ आगे चल रहा है, एक्स का मान गिर, फलन का मान गिरते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है. या तो फलन का मान बढ़े जा रहा है, या फलन का मान कम हो रहा है. कुछ ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें फलन का मान कुछ देर बढ़े, कुछ देर घटे, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है. जैसे साइन के ग्राफ को ले लो, बढ़ा घटा, बढ़ा घटा. इसमें आपको सारे प्रकार के मान दिख रहे हैं. कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है. मतलब फिक्स नहीं है, कभी घट रहा है और कभी बढ़ रहा है. चौथा एक ग्राफ, इसकी संभावना ये भी बनती है, ग्राफ एक ग्राफ वो जो ना घटे ना बढ़े, जो ना घटे ना बढ़े, जिसे अचर फलन कहते हैं. अचर फलन. आपका ग्राफ ये है. अब इस ग्राफ को देखो, एफ एक्स बराबर अगर ये 5 है, तो इसका मान हमेशा 5 रहेगा. आप एक्स का मान चाहे कुछ भी लो, ना ये घटेगा ना ये बढ़ेगा, ना ये घटेगा ना बढ़ेगा. तो आप सभी प्रकार के ग्राफों को चार भागों में बांट सकते हैं, जितने भी ग्राफ आपके हैं, क्योंकि इन चार से कोई अलग बन नहीं सकता. या तो ग्राफ वो होगा जो हमेशा ही बढ़े जा रहा होगा, या वो होगा जो हमेशा ही घटे जा रहा होगा, या वो होगा जो कभी बढ़ रहा होगा, कभी घट रहा होगा, कभी बढ़ रहा होगा, कभी घट रहा होगा, या फिर वो होगा जो स्थिर चल रहा होगा. बस. तो चार प्रकार के ग्राफों में आपके सारे ग्राफ कवर हो जाते हैं. जितने भी ग्राफ है, जितने भी ग्राफ है, वो इन चार में से कोई ना कोई एक प्रकार का है. या तो घट रहा बढ़ रहा होगा, ऐसा होगा, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा होगा, लगा बढ़ रहा होगा, फिर बढ़ रहा होगा, फिर घट रहा होगा, फिर बढ़ रहा होगा, फिर घट रहा होगा. तो रेंडमली घट बढ़ रहा होगा. मतलब कुछ भी, कोई जरूरी नहीं पैटर्न ही हो, पैटर्न की जरूरत नहीं है. मतलब ये वो ग्राफ है जिसमें मान कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है. मतलब एक फिक्स पैटर्न नहीं है. घटना बढ़ना कुछ भी हो सकता है. ये है जिसमें हमेशा ही बढ़ना होता है, सर्वदा बढ़ रहा है, सर्वदा कम हो रहा है.
कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, कुछ भी। जैसे शेयर मार्केट होता है, कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये। फिर एक होता है वो जो अचर रहता है, जो ना घटने बढ़ने में विश्वास ही नहीं करता, एक समान हमेशा लगातार बना रहता है, जो कभी कम या ज्यादा नहीं होता। तो ये 4 प्रकार की संभावनाएं ग्राफों में होती है। ठीक है, ग्राफों में 4 प्रकार की संभावनाएं। तो अब इसे समझना है। ठीक है, नहीं हमें यहाँ आपको fx का जो मान है उसको देखना भी तय हो जाएगा। जितने भी ग्राफ आप लेंगे, मान बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब बढ़े जा रहा है, ऊपर जा रहा है बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है घट रहा है, और कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, तो समझ जाओ कि वह मान अप एंड डाउन कर रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, मतलब कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और ये जो अचर है, तो इसको आप बोलेंगे, इस केस को आप बोलते हैं वर्धमान। जब आपका मान बढ़े ही जाता है, कम नहीं होता, इसको वर्धमान कहते हैं, इंक्रीजिंग कहते हैं। ऐसा ग्राफ जिनका मान बढ़े जाता है, अभी परिभाषित करेंगे हम इनको, अच्छे से परिभाषित करेंगे। अभी तो सिर्फ एक कच्चा रूप देखते हैं कि ग्राफों में क्या क्या हो सकता है, ग्राफ में क्या क्या संभावना है उसकी बात कर रहे हैं। इंक्रीज या गिरे जा रहा है तो डिक्रीजिंग, कि भाई गिरे जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जिसे हाश कहते हैं, भाई फलन का मान जो है वो लगातार कम होता जा रहा है, तो इसे हाशमान कहते हैं। तो अब इसमें इसमें क्या बोलोगे आप, कुछ नहीं, इसमें बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, आप ये भी नहीं कह सकते बढ़ रहा है। अगर आप कहोगे कि बढ़ रहा है, तो ये देखो यहाँ तक बढ़ा, और इसके बाद में घटना शुरू हो गया, इसके बाद में घटना शुरू हो गया, फिर घटा, और उसके बाद में आपने बोला कि हाँ घट रहा है, इतने में बढ़ना फिर शुरू हो गया, तो इसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते, तो कहेंगे न वर्धमान न हाशमान। ऐसा ग्राफ जो कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो उसके लिए ना वर्धमान ना हाशमान, ना वर्धमान न हाशमान। ना वर्धमान ना हाशमान, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, और ये हो गया आपका कंटिन्यू चल रहा है, ये अचर फलन हो गया। इसको भी ना वर्धमान ना हाशमान में काउंट किया जाएगा, क्योंकि ना तो ये घट रहा है ना ये बढ़ रहा है, तो ना हाशमान ना वर्धमान। ठीक है, तो ये हमारा वर्धमान, हाशमान, ना वर्धमान ना हाशमान, और चौथा हो गया हमारा अचर फलन। अब इनको सही ढंग से परिभाषित कर लेते हैं, सही ढंग से परिभाषित कर लेते हैं। ये तो एक था कि भाई आप जो भी ग्राफ बनाएंगे, इनमें से कोई ना कोई शेप बनेगी, या तो ग्राफ आप ऐसा बना सकते हो बढ़े जाए, या ऐसा बना सकते हो जो गिरे जाए, या फिर ऐसा बना सकते हो जो बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, ये बना लो। या फिर ऐसा बना लो कि सीधी लाइन ही बने, एकदम सीधी लाइन बने, ना घटे ना बढ़े। अब यहाँ पे आप एक्स का मान बदलते रहो, फलन का मान है ना, फलन का मान में कोई बदलाव नहीं आ रहा, मतलब अचर फलन, घटना बढ़ना इसमें कुछ होता ही नहीं है, अनिल कपूर की तरह, है ना, कभी चेंज होता ही नहीं है। अनिल कपूर को देखो आप, आज से 20 साल पहले वैसे थे, आज भी वैसे ही रहते, तो अनिल कपूर हो गया ये अनिल कपूर हो गया, समय का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। तो है ना, कई कलाकार होते हैं, कई बॉलीवुड में कई कलाकार ऐसे हैं जिनके ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ता, कई कलाकार ऐसे हैं जिन पे समय का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक साल में वो 2 साल जितने बड़े हो जाते हैं, साल एक बीतता है, उम्र उनकी 2 साल बढ़ जाती है, चेहरे पे झुर्रियां आना, चेहरे पर जो स्किन है उसका ढीला होना, या चेहरे पे वो भाव आना जो एक उम्र के साथ आते हैं, वो दिखने जल्दी शुरू हो जाते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे जल्दी से वो इफेक्ट नहीं दिखता, वो 40 में भी 30 के दिखते हैं, या 20 के दिखते हैं, या 25 के दिखते हैं, तो ना उन्हें कहते हैं कांस्टेंट वाले, कि कांस्टेंट ही चल रहा है। कईयों में नहीं दिखता, कईयों में दिखता है, कईयों में आपको उम्र, कईयों में ये, कईयों में ऐसा, और कईयों में ऐसा। तो वैसे ही ग्राफ का सिस्टम ऐसा ही है भी, 4 ग्राफ आप नॉर्मली बना सकते हैं, कैसे भी बने, ये 4 बनेंगे। अब इन चारों में हम आ जाते हैं एक एक करके, एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। पहले वर्धमान के बारे में पढ़ते हैं, फिर हाशमान के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है वर्धमान।
वर्धमान फलन। अगर कोई फलन ऐसा हुआ, अगर कोई फलन ऐसा हुआ कि x का मान बड़े x के मान पे फलन का मान भी बड़ा आता हो। जैसे इस फलन को देखिए, इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में ये है कि जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा, ये आपने x1 लिया, ये x का दूसरा मान लिया x2, अब ऑब्वियसली बात है x2 बड़ा है x1 से, तो अगर x का मान बड़ा है तो उस पे जो फलन का मान आएगा उसके संगत जो फलन के मान भी है वो भी उसी क्रम में आने चाहिए। फलन के मान भी उसी क्रम में आने चाहिए। फलन के मान भी उसी क्रम में आने चाहिए। अगर मैं x का मान बड़ा ले रहा हूं तो फलन का मान भी x2 पे बड़ा आना चाहिए, छोटे बिंदु पे छोटा मान आना चाहिए। इसका मतलब वृद्धि कर रहा है, x बढ़ रहा है तो फलन भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो फलन भी बढ़ रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है। समय तो जैसे समय तो बढ़ता ही रहता है सबके लिए, समय तो सबके लिए बढ़ता है। अब समय के साथ कौन बढ़ रहा है, समय के साथ कौन बढ़ रहा है वो वर्धमान कहलाएगा, जो समय के साथ घट रहा है वो आशमान कहलाएगा। तो जैसे समय मानो कि समय की लाइन है, समय हमेशा बढ़ता ही रहेगा। अब समय के साथ आपकी जो भी चीज है जिसको आप तुलना में रखना चाहते हैं उसको देखो, वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। अगर वो भी बढ़ रही है इसका मतलब अवर्धमान है, और वो घट रही है मतलब आभासमान है। तो अगर x1 और x2 है और x2 बड़ा है, हमेशा हमेशा दो x के मान लोगे, उसमें से जो बड़ा है उसको आपने x2 कह दिया, छोटे को आपने x1 कह दिया। x2 बड़ा है और x1 छोटा है, तो फलन का मान बड़े पे बड़ा आना चाहिए और छोटे पे छोटा आना चाहिए हमेशा। बराबर भी चल सकता है, बराबर भी अलाउड है, बराबर को भी हम जगह देंगे, बराबर को भी हम जगह देंगे, बराबर हो गया तो भी चल जाएगा। लेकिन बड़े पे या तो बड़ा आए या बराबर आए, परंतु छोटा नहीं आए। तो बड़े पे बड़ा आए, बड़ा मत आए तो चलो बराबर आ जाए, कोई बात नहीं, बराबर भी अलाउड चल जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। इसे कहते हैं वर्धमान। और हर बार ऐसा होना चाहिए, एक बार नहीं कि एक बार ऐसा हो गया तो चल जाएगा, नहीं, हर बार ऐसा होना चाहिए। हर x के मान पर ऐसा, मैं कोई भी दो x के मान उठाऊं, कोई भी दो x के मान उठाऊं, कोई भी दो x के मान मैं उठाऊं, उनमें बड़े वाले पे और छोटे वाले पे जो मान आना चाहिए वो इस तरीके से समझे कि बड़े वाले पे बड़ा मान और छोटे वाले पे छोटा मान, चाहे बराबर आ जाए तो भी चल जाएगा, नहीं तो बड़े वाले पे हमेशा बड़ा ही आना चाहिए। बड़े वाले पे कभी छोटा नहीं आना चाहिए, बड़े वाले पे कभी छोटा नहीं आना चाहिए। अगर x2 बड़ा है, x2 अगर बड़ा है x1 से, तो x2 पे या तो बड़ा आए या बराबर आए, परंतु छोटा न आए, तो इसको कहते हैं वर्धमान फलन। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं एक फलन हाशमान। हाशमान में क्या होगा, हाशमान फलन यानी डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, हाशमान फलन। हाशमान फलन में क्या होता है कि अगर फलन का मान बड़े बिंदु पे आपको छोटा मान मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा, परंतु बड़ा नहीं मिलेगा, यानी उल्टा काम करेगा इसमें। ये रहा, अब ये आप यहां पे ले दो मान, एक x1 ले और एक x2 ले। अब x2 बड़ा है, x1 छोटा है, लेकिन जो मान है वो ये रहा f(x1)
इस चित्र में दिख रहा होगा कि मान में कमी आई है, इनके मान में कमी आई है, मान नीचे गिरा है, जबकि x बड़ा है लेकिन फलन का मान घटा है। तो अगर x1 से बड़ा x2 है, देखो बड़ा अभी भी बड़ा ही ले रहे हैं, अभी बड़ा ले रहे हैं, लेकिन इस बार हो क्या रहा है, इस बार हो ये रहा है कि x1 पे जो फलन का मान है और x2 पे जो मान है, x2 वाला मान x1 वाले मान से या तो छोटा है या बराबर है, परंतु बड़ा नहीं आ रहा। हाश मान में आपका मान कम आता है या बराबर आता है, बड़ा नहीं आता। हाश मान में बड़ा नहीं आता और वर्धमान में छोटा नहीं आता, क्योंकि वर्दी कर रहा है, वर्दी कर रहा है तो छोटा कैसे होगा, वर्दी में छोटा कैसे होगा, तो छोटा नहीं होगा। अगर वर्दी कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है, रेस्ट कर सकता है कोई आदमी। अब मान लो आप चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, तो आपका वर्धमान चलना या वर्धमान होना क्या कहलाएगा, आप कहीं रुक गए तो भी मान्य होगा, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो भी मान्य होगा। हाँ, बस आप पीछे नहीं आए, आप पीछे नहीं आए, अगर आप उल्टा नहीं आ रहे हैं तो आप वर्धमान माने जाएंगे। आप जैसे मान लिया, आप पढ़ाई का एग्जाम्पल ले लो, आप डेली 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो जब तक आप 3 घंटे पढ़े आ रहे हैं वो भी चल जाएगा। 3 से आपने 3 घंटे 1 मिनट कर दिया या 5 मिनट कर दिया या 3.5 घंटे कर दिया, तो ये वर्तमान में काउंट होगा। बस ये ना हो कि आप 3 घंटे पढ़ते पढ़ते 2 घंटे 59 मिनट आ जाओ, पीछे आ गए, तो फिर आपको नहीं माना जाएगा वर्धमान। वर्धमान आप जितना चल रहे हैं उतना चलते रहें या उससे ऊपर चले जाएं, लेकिन उससे नीचे नहीं आना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। और हाशमान में उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाशमान में छोटा आ जाए, बराबर आ जाए, परंतु उससे बड़ा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वर्दी हाश हो रहा है, हाश हो रहा है तो बढ़ा कैसे, और बढ़ रहा है तो हाश कैसे हुआ, तो बस वो उल्टा नहीं होना चाहिए। वर्दी कर रहा है, रुक जाओ, बराबर रह जाओ चलेगा, बड़ा हो जाओ चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्धमान है, वर्दी कर रहा है, रुकना अलाउड है, बढ़ना अलाउड है, लेकिन पीछे आना अलाउड नहीं है। हाशमान में बराबर रहना अलाउड है, छोटा होना अलाउड है, लेकिन बड़ा होना अलाउड नहीं है, क्योंकि वर्धमान हाशमान बोल रहे हो, अब हाशमान भी बोल रहे हो और बढ़ेगा तो कैसे हो सकता है, नहीं, बराबर रह जाए। आप 3 घंटे पढ़ रहे थे, 3 घंटे से 2.5 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया, चल जाएगा। हाशमान है तो आप पीछे की तरफ जा सकते हैं, बराबर रह सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, आगे। तो यही परिभाषा वर्धमान हाशमान की होती है। वर्धमान फलन वह होते हैं जिन पे आपका मान कभी कम नहीं होता, बराबर आ जाए, बड़ा आ जाए, परंतु कम नहीं आना चाहिए। और हाशमान वो होते हैं जिन पे मान कभी बड़ा नहीं आना चाहिए, बराबर आ जाए, कम आ जाए, परंतु ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये हमारी नॉर्मल हाशमान वर्धमान की परिभाषा होती है। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पर एक चीज जो हमने ऐड की है, वो बराबर को भी हमने अलाउड की है, बराबर को हमने अलाउड किया है। इसका मतलब रेस्ट करना भी काउंट होगा। अगर रेस्ट कर रहा है कोई ग्राफ तो भी हम उसे काउंट कर रहे हैं कि भाई आराम कर ले, कोई बात नहीं, आराम करना भी अलाउड है। वर्धमान हाशमान, जिसे हम नॉर्मल वर्धमान हाशमान बोलते हैं, उसमें आपका रेस्ट करना अलाउड है, बस गिरना नहीं चाहिए, बस ग्राफ गिरना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। जैसे ये गया, देखो बढ़ रहा है, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, कोई बात नहीं, फिर बढ़ रहा है, ठीक है, हम इसे वर्धमान ही बोलेंगे, ये वर्धमान ही कहलाएगा। रेस्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, रेस्टिंग अलाउड है, यहाँ पे रेस्टिंग अलाउड है। आराम कर रहा है, घट तो नहीं रहा ना, घटना नहीं चाहिए, ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसे ही हाशमान में भी हम इस बात को अलाउड करेंगे कि अगर ग्राफ बीच में आराम करता है थोड़ी देर तो कर सकता है, आराम करे तो कर सकता है। आया नीचे, नीचे आके थोड़ी देर स्थिर हो गया और फिर वापस गिरना शुरू हो गया, ये भी हाशमान कहलाएगा। यानी लंच ब्रेक ले सकते हैं, जो लंच ब्रेक है वो अलाउड है, ठीक है। लंच ब्रेक जो है वो इनको अपन अलाउड कर देंगे कि भाई ठीक है, तुम रेस्ट कर लो, तुम लोग रेस्ट कर लो, रेस्ट तुम्हारा अलाउड है। यहाँ पे आराम अलाउड है। एक बार आप अपने मान को फोकस करके फिक्स करके रख सकते हो कि ठीक है, मान घटे नहीं, बस वर्धमान में घटे नहीं और हाशमान में बढ़े नहीं, बस इस बात का ध्यान रखो। गिर रहा है गिरने दो, रुक रहा है रुकने दो, लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ कभी बढ़ा नहीं है, बढ़ा नहीं है, या तो कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा तो स्थिर हो गया, फिर कम हो गया, अपनी प्रकृति नहीं बदल रहा, प्रकृति नहीं बदल रहा, मतलब हाशमान है तो या तो गिर रहा है या रुक रहा है, बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे आप आ जाएं तो ये देखो, बढ़ रहा है, रुक गया, फिर बढ़ गया,
तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, रेस्टिंग अलाउड है, रेस्टिंग दोनों में अलाउड है। अब हम चाहें कि नहीं हम रेस्ट नहीं करवाना चाहते, रेस्ट अलाउड नहीं है, सिर्फ घटे तो हर बार घटे और बढ़े तो हर बार बढ़े, रुकना नहीं चाहिए। तो फिर इसके लिए एक बढ़िया शब्द ऐड करेंगे जिसका नाम है एक निरंतर, स्ट्रिक्टली निरंतर, निरंतर वर्धमान, निरंतर हाशमान। निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान में आराम करना अलाउड नहीं होता, घटे तो बस घटता जाए, बढ़े तो बस बढ़ता जाए, बीच में रेस्ट अलाउड नहीं है। अगर बढ़ना शुरू हो गया तो बस बढ़े जाओ, बस बढ़े जाओ। अब यहाँ देख सकते हो कि यहाँ कोई रेस्ट नहीं है, कोई आराम नहीं है, चले जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ और चलते जाओ। तो यहाँ पे आपका x1 से बड़ा है x2, तो फलन का मान भी बड़ा ही आएगा, बराबर की कोई जगह नहीं है। निरंतर शब्द जोड़ दिया आपने, निरंतर, निरंतर मतलब आप खुद ही कह रहे हैं निरंतर, है ना, और आपने यहाँ पे स्ट्रिक्शन लगा दी है, तो स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्ट है एकदम, बढ़ना ही पड़ेगा, आराम नहीं कर सकते, आराम मना है, बढ़ता जा, बस बढ़ता जा और बस बढ़ता जा, रुकना नहीं चाहिए, रुकना मना है। और ऐसे ही होता है निरंतर हाशमान, जिसमें आपको आराम नहीं करना है, बस गिरते जाओ, गिरते जाओ और गिरते जाओ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पे भी कोई रेस्ट आपने नहीं दिया है, बस गिरते जाओ, हर बार और नीचे, हर बार और नीचे, हर बार और नीचे, और हर आने वाले बिंदु पे और नीचे, हर आने वाले बिंदु पे फलन का मान और कम ही आना चाहिए, छोटा होते जाओ, ठीक है। तो ये आपने सेट कर दिया, ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ में आ गई। तो ये है आपका निरंतर वर्धमान, निरंतर हाशमान। तो आपने वर्धमान हाशमान जब बोलते हैं तो आप एक बार रेस्ट के अलाउड भी कर दे कि भैया तुम आराम करना चाहो कर सकते हो, आराम भी हमारे यहाँ अलाउड है। लेकिन जब आप कहते हो कि नहीं निरंतर वर्धमान, तो फिर कहते हो रेस्ट अलाउड नहीं है भैया, बढ़ना ही पड़ेगा, घटने की हमारे यहाँ परमिशन नहीं है, यहाँ तो आपको लगातार बढ़ना ही पड़ेगा, निरंतर हाशमान में आपको बढ़ना ही पड़ेगा, आपको रुकना मना है। तो अब इसमें अवकलन का क्या रोल है, अवकलन का उपयोग, अवकलन का उपयोग, अवकलन का अनुप्रयोग। अवकलन हमारी यहाँ पे मदद करेगा ये पता करने में कि कोई फलन वर्धमान है या हाशमान है। अगर फलन वर्धमान है, अगर फलन वर्धमान है, इंक्रीजिंग है, तो आपके अवकलन का मान ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर वर्धमान है तो अवकलन का मान ग्रेटर देन 0 आएगा, और अगर हाशमान है तो अवकलन का मान लेस देन 0 आएगा।
ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अवकलन अगर पॉजिटिव है तो मतलब वर्धमान है, अवकलन नेगेटिव है तो ह्रासमान है। पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से आप अवकलन की मदद से सॉल्व करेंगे। वर्धमान ह्रासमान दोनों को अगर आपको एक साथ बोलना हो, एक साथ, तो आप बोलते हैं एक दिष्ट। एक दिष्ट का मतलब होता है दोनों चीजें चल जाएगी। जब आपको दोनों बोलना हो, वर्धमान और ह्रासमान, आपको दोनों कहना, तो आप बोलते हैं एक दिष्ट। क्योंकि देखो बढ़ रहा है तो भी एक दिशा है, घट रहा है तो भी एक दिशा है, अगर बढ़ रहा है तो भी एक दिशा है, घट रहा है तो भी एक दिशा है, तो उसे एक दिशता कहते हैं। क्योंकि दिशता का मतलब होता है दिशा, चाहे घटे चाहे बढ़े, बस दिशा एक होनी चाहिए। यूं नहीं होना चाहिए कि कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, उसको एक दिशता नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि एक बार तो बढ़ रहा था, दिशा ऊपर की तरफ थी, फिर नीचे की तरफ आ गई, तो उसे एक दिशता नहीं मानी जाती। एक दिष्टता, इसीलिए इसको टॉपिक को कहा जाता है कि इसमें वर्धमान और ह्रासमान दोनों में से कोई भी हो, बस एक हो। तो एक दिष्ट शब्द जो है वो दोनों के लिए एक कंबाइंड रूप में काम आ जाएगा। ग्राफ एक दिष्ट है, एक दिष्ट होने का मतलब या तो ग्राफ वर्धमान है या फिर ह्रासमान है, दोनों में से एक है। जब आप कहते हो कि मेरा निम्न एफ एक्स, हमारा कोई फलन एफ एक्स है, वो एक दिष्ट है। अब एक दिष्ट का मतलब, जब वो एक दिष्ट बोल रहा है, इसका मतलब या तो वो वर्धमान है, कंटिन्यूसली वर्धमान है, या फिर वो ह्रासमान है। बस दोनों में से एक प्रकार है। तो एक दिशता में दोनों कवर हो जाते हैं, वर्धमान भी और ह्रासमान भी। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ सवालों पे आते हैं। ये फलन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। 2x³ माइनस 6x प्लस 5 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है, वर्धमान है, तो वह कौन सा अंतराल है जिसमें ये वर्धमान है? ये किस अंतराल में वर्धमान है? ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये एफ एक्स हो गया, आपका फलन हो गया, ये फलन किस अंतराल में वर्धमान है? कौन से अंतराल में वर्धमान है? तो इसको एफ एक्स मान लिया, अवकलन कर दो, एफ डैश एक्स 6x² माइनस 6x। फिर हमें क्या चाहिए? हमें इंक्रीजिंग चाहिए, मतलब वर्धमान चाहिए, और वर्धमान तब होता है 6 का भाग दे दो, ये हो गया x प्लस 1 गुणनखंड। असमीकाओं का इस्तेमाल करिए, असमीकाओं का इस्तेमाल करिए, तो x का मान आ गया +1 और -1। x का मान -1 और +1, और हमें क्या चाहिए? जितना चाहिए वो ले लो। ये -1, ये +1, ये माइनस अनंत, और ये प्लस अनंत, और इनके बीच में ये माइनस का होगा और इसके दोनों तरफ ये प्लस होगा। हमें क्या चाहिए? हमें प्लस वाला चाहिए, प्लस वाला चाहिए, तो प्लस वाला ये हो गया। तो माइनस अनंत से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर प्लस अनंत तक। है ना, ये ऑप्शन जो है ये वाला गड़बड़ हो गया, सी वाला जो ऑप्शन था वो गड़बड़ हो गया। सी वाले में यहाँ पे 1 है, ये सी वाले को ठीक करते हैं, ये यहाँ पे ये, तो आपका सी जो है वो आंसर हो जाएगा। -1 से पीछे
और +1 से आगे, -1 से पीछे और +1 से नहीं, पूरा जो 1 होता है उसको काउंट नहीं करते, वहाँ पे फिर ढाल 0 हो जाती है, और ढाल 0 होने से फिर वो कन्फर्म नहीं होता कि उस पे क्या हो रहा है, क्योंकि आप जो अचर फलन है उसको दोनों में कंफ्यूज क्रिएट करता है वो। अगर आप 0 ले लोगे तो आप वहाँ पे वर्धमान भी हो, वहाँ पे हाशमान भी हो। अब वर्धमान हाशमान आप कैसे पता लगाएंगे? इससे जो बराबर वाली कंडीशन होती है उससे हम दूर रहते हैं, बराबर वाली जो स्थिति है उससे हम दूर रहते हैं। फिर हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना होता है कि चल क्या रहा होता है। अब ये देखो, ये जो स्थिरता वाली कंडीशन है ये वर्धमान में भी आती है और ये हाशमान में भी आती है। अब आप उसको कैसे मानोगे? क्योंकि यहाँ पे अवकलन का मान 0 होगा और यहाँ भी अवकलन का मान 0 होगा। यहाँ पे भी आपके अवकलन का मान 0 होगा और यहाँ भी अवकलन का मान 0 होगा। अगर आप अवकलन का मान 0 लेते हैं एफ डैश, इस हिस्से में, इतने से हिस्से में आपके अवकलन का मान 0 है। हाँ ठीक है, बाकी वाले हिस्से में प्लस का है, इस वाले हिस्से में प्लस है, इस वाले हिस्से में प्लस है, और इस वाले हिस्से के ऊपर आपका अवकलन का मान 0 आ गया। अब यहाँ पे भी 0 आ गया, तो यहाँ पे भी 0 आ गया, तो बताओ अब इसको क्या माने? हाशमान माने, वर्धमान माने? इस केस में हम इस वाले हिस्से की बात नहीं करते, सिर्फ उसी बात करते हैं जिसपे या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि 0 होने से हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते। 0 होने से हम किसी अवकलन का मान 0 लेने से हमें कंफ्यूज में फंस जाएंगे कि क्या माने, वर्धमान या हाशमान? कुछ नहीं है, क्योंकि अवकलन वर्धमान में भी स्थिरता आती है, मान्य है, हाशमान में भी स्थिरता मान्य है, तो हम उसको रिजेक्ट ही कर देते हैं कि अवकलन का मान 0 हम काउंट नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ उन्हीं की काउंट करेंगे जो एक टाइप है, जो या तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है या एफ डैश एक्स लेस देन 0। उसके बाद में आगे एफ डैश एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 5, तो इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो कौन सा इंटरवल होगा जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है? तो इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स दिया हुआ ही है, एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स, इसका अवकलन आ जाएगा 3x² माइनस 27 और 5 का 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें इंक्रीजिंग चाहिए, मतलब एफ डैश एक्स बराबर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो ये 3 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 9 आ गया, 3 उधर चला गया, इसके 2 टुकड़े हो गए, x प्लस 3 x माइनस 3 0, x के 2 मान आ गए, एक तो आ गया माइनस का 3 और एक आ गया प्लस का 3। ये संख्या रेखा, ये -3, ये +3, यहाँ 0 आता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? प्लस प्लस वाला चाहिए, हमें प्लस वाले चाहिए। प्लस वाले हैं माइनस अनंत से लेकर -3 तक, यूनियन 3 से लेकर अनंत तक। इसी चीज को आप लोगों को याद होगा कि इसको लिखने के कई तरीके हैं हमारे पास, असमीकाओं में हमने इसके कई तरीके पढ़े। एक पढ़ा है r माइनस -3 से लेकर +3 तक माइनस कर दो। एक पढ़ा था कि अगर -3 से इधर और +3 के उधर है तो आप मोड x बोलिए, मोड x ग्रेटर देन 3। तो मोड x ग्रेटर देन 3 का मतलब भी यही होता है। इसे आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये होता है मोड x लेस देन 3, और ये दोनों साइड होते हैं मोड x ग्रेटर देन 3, है ना? तो मोड के हिसाब से इसका आंसर लिखा गया। ये लिखने के 3 तरीके हैं, पकड़ के रखना इसको, इनको रखना, है ना? ये लिखने के तरीके हैं, क्योंकि सवाल घुमाने वाला फिर क्या करता है, बस उसी को, अब ये रूप पता है किसी को तो इस रूप में नहीं पूछ के इस रूप में पूछ लिया आंसर, ताकि वो थोड़ा सा उसका फायदा उठा ले, है ना? तो जो अज्ञानता है उसका फायदा उठा ले, इस बार मोड से अज्ञानता का फायदा उठाए कि भाई ठीक है, किसी को मोड नहीं पता हो, मोड को नहीं जानता हो तो फंस जाए, है ना? मोड को नहीं जानता हो तो फंस जाए। याद रखना कि ये दोनों एक ही बात होती है। मोड x लेस देन 3 है
तो यही चीज बराबर है अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं -3 से लेकर +3 तक, ये सेम बात है, ये दोनों इक्वल है। ऐसे ही मोड x ग्रेटर देन 3 ये इक्वल है -अनंत से लेकर -3 तक यूनियन, ये मैंने समीकरण में बताए थे आपको, है ना। तो सवाल क्या करता है, कई बार मोड में डाल के समझो, पेपर बनाने वाले की थिंकिंग समझो कि वो क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि बच्चे में थोड़ी सी भी अस्पष्टता है, थोड़ा सा भी क्लटर है, तो उसका फायदा मिल जाए, है ना। पेपर बनाने वाले को, पेपर बनाने वाला टफ ज्यादा बनाना नहीं चाहता, वो इसलिए नहीं बनाना चाहता कि सारे बच्चे ही ना कर पाए क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन डालने का फायदा क्या हुआ, है ना। ऐसा क्वेश्चन डालने का फायदा क्या जिसको कोई नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाए तो सभी छोड़ के आ जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन डिलीट ही हो गया। जिसे कोई नहीं कर पाया वो डिलीट ही हो गया। तो वो ऐसा क्वेश्चन भी नहीं डालना चाहता जिसको कोई नहीं कर पाए, वो ऐसा भी नहीं करना चाहता कि कुछ लोग कर पाए, वो ऐसा डालना चाहता है कि लोग कंफ्यूज हो, लोग कंफ्यूज हो, और कंफ्यूज हो तो नेगेटिव मार्किंग होगी, क्वेश्चन अटेम्प्ट भी होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, मतलब घायल भी करेगा। तो वैसे पेपर के अंदर सवालों को ऐसे ही चुना जाता है जो घायल करे, है ना, और आपकी जो कमियां हैं, जो कंसेप्चुअल कमियां हैं, उनका फायदा उठाए। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स क्या है, क्या ये हमेशा डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, या ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। ई की पावर एक्स कैसा फंक्शन है, तो ई की पावर एक्स का अगर डायग्राम देखो तो उससे ही पता लग जाता है कि ये हमेशा सदैव बढ़ता ही रहता है, ये इसका ग्राफ होता है। वैसे इसका आउकलन करके देखो तो उससे भी जवाब मिल जाएगा। इसका आउकलन करने पर आएगा एफ डैश एक्स, और ई की पावर एक्स का आउकलन आएगा ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा, चाहे एक्स का मान कुछ भी क्यों ना हो, इसका मान सदैव प्लस का होता है, सदैव। तो इसका मतलब है इसका आउकलन हमेशा प्लस का होगा, जिसका आउकलन हमेशा प्लस का होगा वो इंक्रीजिंग होगा। अगला सवाल, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू इंक्रीजिंग फंक्शन है, कब होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, इसमें से कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, कौन सा इंटरवल ऐसा है जिसमें ये इंक्रीजिंग होगा। एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू, साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो इसका अगर हम आउकलन करें, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स, साइन एक्स का आउकलन कॉस एक्स हो गया, एक्स बाई टू का 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। हमें चाहिए आउकलन का मान पॉजिटिव, तो कॉस एक्स माइनस 1/2 पॉजिटिव चाहिए, कॉस एक्स का मान 1/2 से बड़ा कब होता है, कॉस का मान 1/2 से बड़ा कब होता है, 1/2 से बड़ा, कॉस का मान, कॉस याद रखिए कोण बढ़ने के साथ साथ कम होता है, कोण बढ़ने के साथ साथ कम होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, यानी आप
कॉस का मान 1/2, 1/2 कब तक आता है? 30 डिग्री तक आता है। तो यानी 30 डिग्री के बाद में ये 1/2 से कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कॉस कोण के साथ घटता है, कोण के साथ घटता है। तो इसका मतलब 30 डिग्री तक ही, 30 डिग्री से पहले पहले ही ये 1/2 से बड़ा होगा। 30 डिग्री के बाद में ये 1/2 से कम हो जाएगा, क्योंकि कॉस आगे की तरफ घटता है, कॉस आगे की तरफ घटता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसे ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई आ जाओ, इसको परफेक्ट करते हैं। अगर आप ऐसे नहीं है तो ग्राफ देख लो, ग्राफ से समझ जाओ। ये आपके कॉस का ग्राफ होता है। हमें चाहिए 1/2 से छोटा छोटा, कि 1/2 से कम है ना, कॉस का मान 1/2 से कम आए। ये मान लो ये है हमारा 30 डिग्री, ये 1/2 है। अब हमें इससे कम चाहिए, तो इससे कम हमें कहाँ मिलेगा? अच्छा, इससे बड़ा चाहिए, सॉरी, इससे बड़ा चाहिए, तो बड़ा चाहिए तो बड़ा इधर मिलेगा, बड़ा आपको इधर मिलेगा। और कहाँ तक मिलेगा? यहाँ तक, -30 डिग्री तक। यह है 1/2। हमें 1/2 से ऊपर ऊपर चाहिए, और 1/2 से ऊपर हमें -30 से लेकर +30 के बीच में मिलेगा। तो -π/3 से +π/3, नहीं π/6, π/6 कहाँ हो? π/6 इसमें नहीं है। वैसे ये हो गया, ये भी हो गया, ये दोनों ही ठीक है। 1/2 60 का होता है, सॉरी, ये 60 डिग्री का होता है, ये 60 है, ये 60 है, 60 -60, तो 60 यानी π/3। तो x हो जाएगा हमारा -π/3 से लेकर +π/3, यानी आंसर हो गया सी। ये सवाल है कि कॉस का मान 1/2 से बड़ा कब होगा, तो 1/2 से ऊपर ऊपर कब होगा? ये 1/2 की लाइन खींच ली। अब 1/2 से ऊपर, ये पूरा ग्राफ 1/2 से ऊपर है, और ये होगा 1/2 आता है 60 डिग्री पर, और सिमेट्री है, सममिति है, इस वजह से -60 पे भी यही होगा, -60 पे भी यही होगा, यानी -60 से +60 के बीच में ये हमेशा 1/2 से ऊपर रहेगा, यानी ये हिस्सा हो गया जो कि हमारा आंसर हो गया। तो ये x का मान आ गया -π/3 से लेकर +π/3 तक। ठीक है ना, सवाल बहुत अच्छा बनाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, y बराबर x² e की पावर -x, देन द इंटरवल इन विच y इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। वह कौन सा इंटरवल है जिसमें y बढ़ेगा, y इंक्रीज करेगा x के साथ। अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, मतलब वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। वह कौन सा इंटरवल है जिसमें ये वर्धमान होगा? हाँ, ये जो, हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये ए भी सही होगा और बी भी सही होगा और सी भी सही होगा। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा अधूरापन जो है ना, वो परेशान करता है। भाई इसने कहा इंक्रीजिंग फंक्शन, तो जवाब है यहाँ पे भी इंक्रीजिंग होगा, ऑब्वियसली बात है। मतलब कोई मान लीजिए -2 से +2 के बीच में वर्धमान है, तो 0 से 2 के बीच में भी वर्धमान है वो तो, और -2 से 0 के बीच में वर्धमान है। तो पूरा सवाल जो है ना, वो पूरा देना चाहिए, पूरा सवाल जो है वो पर्याप्त देना चाहिए, पर्याप्त नहीं दिया, या ये देना चाहिए सबसे बड़ा, निम्न में से सबसे बड़ा अंतराल जिसमें फलन, तो फिर ये ठीक हो। अब ऐसे अधूरे क्वेश्चन है ये, वही है, वो गलत आ जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर दे देता है कि
जिसकी 4 भुजाएं बराबर हो, और उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो समचतुर्भुज भी दे दिया, वर्ग भी दे दिया। अब समचतुर्भुज वर्ग दे दिया तो वो हो गए, दोनों सही हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे अब अधूरा क्वेश्चन है तो पूरा थोड़ा और आगे बढ़ाओ। 4 भुजाएं बराबर है तो 4 भुजाएं वर्ग की भी बराबर होती है, समचतुर्भुज की भी बराबर होती है। थोड़ा उसको आगे बढ़ा के क्लियर करो कि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन बचे। अब ऐसे यहाँ पे अधूरा कर दिया। क्वेश्चन ने कहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन, तो जवाब है बिल्कुल इसमें इंक्रीजिंग है, ए सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। फिर अब कहोगे ज्यादा सही, ज्यादा सही की कोई जगह नहीं होती गणित में। ज्यादा सही कम सही नहीं होता गणित में, जो सही होता है वो सही होता है, ज्यादा या कम नहीं होता है ना। गणित में कोई स्केल नहीं होती, ज्यादा सही कम सही। सही का मतलब सही होता है, और गलत का मतलब गलत होता है। गलत का मतलब ये नहीं होता कि कहाँ कहाँ गलत है, गलत है मतलब गलत है, एक बार गलत है गलत है। सही है मतलब वो सही है। फिर कम ज्यादा की कोई स्केल नहीं बनी हुई। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है ये अटक जाता है, ये फिर आगे जाके परेशान करते हैं, इसलिए इसको बहुत सही तरीके से परिभाषित करें। अच्छा, परिभाषित नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये क्वेश्चन आगे जाके डिलीट होते हैं, तो ये समय भी बर्बाद करते हैं। जिन्होंने किया है उनका समय भी बर्बाद होता है, क्योंकि कोई अभी चैलेंज होगा, ये तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई तो चैलेंज करेगा, इसको चैलेंज करेगा, ये डिलीट होगा, होना तो है। क्योंकि ए और बी, बताओ ए गलत क्यों है? ए बिल्कुल सही है। 0 से लेकर 60 के बीच में वर्तमान नहीं है, बिल्कुल है। -60 से 0 के बीच में वर्तमान है, बिल्कुल है। और -60 से +60 के बीच में है, बिल्कुल है। फिर तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो सी इसलिए सही है, आप कहेंगे ज्यादा सही, तो ज्यादा सही सवाल नहीं पूछा। सवाल ने पूछा है क्या ज्यादा सही बताओ? सवाल ने ये पूछा कि इंक्रीजिंग किस में है? ए बी सी तीनों में इंक्रीजिंग है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करके ऐसे हो सकता है कि सबसे बड़ा अंतराल कौन सा है जिसमें वर्धमान है, तो सबसे बड़ा ये हुआ फिर, क्योंकि ये और ये इन तीनों में सबसे बड़ा ये है, तो फिर ये बड़े अंतराल है इसलिए सही है। ऐसा थोड़ा सा ठीक करना चाहिए, आगे जाके फिर ये हमारी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। बच्चा मेहनत करके आंसर दे के आता है, आगे जाके क्वेश्चन अटक जाता है। ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सा बड़ा अंतराल है जिसमें वर्धमान है, तो थोड़ा सा और स्पष्ट कर दो ना, ताकि ऑप्शन जो है वो बाहर चले जाए, है ना। थोड़ा सा और स्पष्ट कर दो ताकि ऑप्शन बाहर चले जाए, आगे जाके क्वेश्चन डिलीट ना हो। ऐसा इस बार हुआ था, एक सवाल था जो कि समांतर श्रेणी का था, और फिर माना नहीं। अब वो कोर्ट में जाके वो तो मानेगा, पक्की बात है, वो मानना ही है। ऐसे ही हुआ था उसमें। उसमें ऐसा था कि किसी समांतर श्रेणी का, समांतर था या गुणोत्तर था, गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा, पांचवा, आठवां पद समांतर श्रेणी बनाते हैं। तो बताओ सार्वंतर कितना है? तो उसका सार्वंतर एक भी आता है, उसका सार्वंतर जो है वो शायद सार्वंतर है वो एक भी आता है, और 4/3 भी आता है। आंसर ने 4/3 मान लिया, एक को नहीं माना, जबकि एक भी सही आंसर है। तो ये तो आपको मना करना चाहिए था उस समय कि सार्वंतर 0 नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता, तो फिर वो एक बच जाता। अब वो अटक गया, और अटक के वो सवाल अटक गया, और फिर वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा तो भर्तियों को प्रभावित करेगा। चलो करते हैं इसको। अवकलन करने पर x² e⁻⁻x प्लस e⁻⁻x का अवकलन हो जाएगा -e⁻⁻x प्लस x² का 2x, e⁻⁻x को छोड़ दिया, कॉमन निकाल लो। एक तो माइनस कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, e⁻⁻x कॉमन आ गया, और फिर x-2 रह गया अंदर। ये आपका आ गया। dy/dx को 0 कर दो, dy/dx को 0 कर दो, ग्रेटर देन 0 कर दो, सॉरी वर्धमान ही पूछे ना, इंक्रीजिंग पूछा तो वर्धमान है, तो 0 कर दो। -x e⁻⁻x को उधर भेज सकते हो, क्योंकि इसकी गारंटी है कि ये कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होता, तो इसको भेजो। क्योंकि जो चीज नेगेटिव नहीं होती है वो
असमीका पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है, तो भेज दिया, वो गया। अब माइनस को भेजोगे तो चिन्ह पलट जाएगा और भेजना ही पड़ेगा। माइनस को भेजते ही चिन्ह पलट गया। x के 2 मान आ गए, x बराबर 0, x बराबर 2, 0 और 2। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। हमें क्या चाहिए? माइनस 0 से 2 तक। ये आंसर हो गया, 0 से 2, ये डी हो गया। अब असमीका पढ़ा हुआ फायदा अब मिल रहा है। देखा, मैंने यही कहा था, असमीका को पढ़ोगे। अब असमीका सिलेबस में नहीं है, असमीका सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ये समझाता हूँ कि कोई चीज सिलेबस में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ना नहीं है। सिलेबस में नहीं है इसका मतलब नहीं वो सवालों के बीच में नहीं आ सकती, सवालों के बीच में नहीं आ सकते। अब तो सवाल तो यहाँ तो नहीं चल रहा ना असमीका का, यहाँ तो सवाल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चल रहा है, वर्धमान आसमान का चल रहा है, और वर्धमान आसमान के सारे सवाल हो रहे हैं असमीका से। हर किसी में असमीका ही लग रही है। तो असमीका एक बार हमने पढ़ ली, टाइम लगा, 3-4 दिन एक्स्ट्रा लगे, लेकिन असमीका पढ़ ली, अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे आप आराम से सवालों को कर पाते हैं, आराम से। वो आपको ये नियम पता है, कौन से नियम है, कैसे होते हैं, असमीका कैसे सॉल्व होती है, तो अब आपको वो परेशानी नहीं लेनी पड़ती। वरना असमीका नहीं पढ़ते तो इन हर जगह वो खाली स्थान बना रहता, हर जगह ये प्रॉब्लम, जो पीछे का जो आपका बेस है उसकी जो गड़बड़ होती है, वो सवालों के बीच में परेशान करती रहती है। असमीका नहीं आती, वो यहाँ पे अटकती, यहाँ पे कहीं ना कहीं सवालों में दिक्कतें होती ही रहती। वो एक बार हुआ, इससे आपकी हर चीज ठीक होने लग गई। कल हमने यादव विचित्र बिंदु पढ़ा था, वहां पे भी आई थी, वहां पे भी असमीका काम आई थी। तो असमीका हर जगह ही काम आती है। तो ये कुछ चीजें जिनको पहले से ही पढ़ के कंसेप्ट ठीक कर लेने चाहिए, क्योंकि 20 सवालों में आएंगे आएंगे, सिलेबस में हो और चाहे मत हो, है ना। ठीक है, हाँ यहाँ अटक जाते हैं, यहाँ परेशान कर देता है। यहाँ फिर पता क्या होता है, ये माइनस वाले रूल और ये समझ में नहीं आते, माइनस कैसे भेजना है, क्या करना है, e की पावर माइनस एक्स को भेजना है, ये रूल कभी समझ में नहीं आते। फिर बस वो अधूरा अधूरा सा लगता, कर तो लेते, उल्टा सुल्टा कुछ करते, कुछ का कुछ आंसर निकाल देते, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस जो है वो कभी नहीं आता कि हम कैसे कर रहे हैं, कौन से रूल लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, कैसे लगाने होते हैं, वो कभी समझ में नहीं आते अगर वो एसएमई का न पढ़ी होती तो। ठीक है ना। हाँ, तो यही जरूरी था। अभी सारे असमीका के जितने भी हम सवाल पढ़ेंगे सबके सब असमीका के, क्योंकि सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और हर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में असमीका काम आएगी आएगी। अगला, द फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 90x प्लस 174, ये इंक्रीजिंग है, तो कौन सा इंटरवल है जिसमें ये इंक्रीजिंग है? कौन सा इंटरवल है जिसमें ये इंक्रीजिंग है? आउटलाइन करने पर 6x स्क्वायर माइनस 6x 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 90, इंक्रीजिंग चाहिए तो f डैश x ग्रेटर देन 0, 6 कॉमन, 15, 6 उधर भेज दो, गुणनखंड आएंगे, 5 या 15, गुणनखंड तो इसके नहीं आएंगे, और इसके मूल काल्पनिक भी है। इसके मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएं तो हम देखते हैं b का मान -1, a का मान 1, c का मान 15, ये 1 हो गया,
और ये 60 आ गया, माइनस का 59 आ रहा है, यानी मूल काल्पनिक है। मूल काल्पनिक है तो एक द्विघात समीकरण हमेशा x के हर मान के लिए पॉजिटिव होगी। ये तो x के हर मान के लिए सत्य है, x के हर मान के लिए सत्य है। तो जो भी ऑप्शन दिए हैं सब सही है, ये तो हर इंटरवल में सही है, इसीलिए ऑप्शन दिया हुआ है। सवाल ने ठीक काम किया, दिया हुआ है डी, x के हर मान के लिए ये इंक्रीजिंग है क्योंकि इसके मूल काल्पनिक है। और जब किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं इसका मतलब वो हमेशा प्लस की आती है, तो इसका मतलब ये हमेशा प्लस की आएगी क्योंकि मूल काल्पनिक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है और बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके मूल काल्पनिक है और मूल काल्पनिक है यानी द्विघात समीकरण हमेशा प्लस की आएगी। तो एक्स का कोई भी मान रखो ये प्लस ही आएगी, तो डी आंसर हो गया। तो बढ़िया सवाल था। अगला, एफ एक्स बराबर 10x माइनस एक्स, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, नेवर इंक्रीजिंग, सम टाइम इंक्रीजिंग एंड सम टाइम डिक्रीजिंग। याद है ये ग्राफ मैंने बताए भी थे आपको, 10x माइनस एक्स के इनके ग्राफ बताए थे कि 10 का मान हमेशा हमेशा आपके x के मान से ऊपर चलता है। हमेशा आप 10 का मान कुछ भी ले लीजिए, आप x का मान चाहे कुछ भी रखिए, 10 का मान हमेशा x के मान से बड़ा आता है। 10 का मान हमेशा x के मान से बड़ा आता है। साइन का मान हमेशा x के मान से कम आता है। याद है 3 ग्राफ बताए थे, ये 3 ग्राफ बनाए थे। आप बिना अवकलन की सहायता से भी इनको कर सकते हैं, अवकलन नहीं भी करें तो भी आप देखेंगे कि जो आपकी लाइन है आपका 10 हमेशा लाइन से ऊपर रहता है ना, हमेशा लाइन से ऊपर रहता है। और अवकलन करके भी देख सकते हो, अवकलन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि अवकलन करोगे ये आ गया आपका एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स 10 का हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स और एक्स का हो गया एक। सेक्स स्क्वायर का मान हमेशा एक से बड़ा आएगा, या एक आएगा या एक से बड़ा आएगा, एक आएगा या एक से बड़ा आएगा, यानी अवकलन का मान 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। तो इस केस में आप जो 0 है, क्योंकि 0 पे हमेशा ये इसका अवकलन का मान हमेशा प्लस आ रहा है, हमेशा प्लस आ रहा है, इसका मतलब इसमें 0 जो है वो रेस्टिंग वाला हो गया, मतलब वर्धमान वाले में जो आराम करते हैं वो वाला हो गया, तो उसको इंक्रीजिंग में काउंट हो जाएगा फिर। तो ये इंक्रीजिंग में काउंट हो गया, तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना, हमेशा वाले में काउंट हो गया। 0 बराबर वाला 0 हम तब काउंट कर लेते हैं कि जब बढ़ रहा है, हर पे अवकलन का मान प्लस का आ रहा है, सिर्फ कुछ पॉइंट है जिन पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वो रेस्ट वाला 0 वर्धमान वाला रेस्ट है। ये वर्धमान वाला जो केस है उसका आराम है, उसका आराम है, तो उसमें काउंट हो जाएगा, वो वर्धमान में ही काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, वो वर्धमान में ही काउंट हो जाएगा क्योंकि हमें पता है इसका मान हर एक्स पे या तो प्लस का आएगा अवकलन का मान, या तो प्लस का आएगा या 0 आएगा। तो इसका मतलब 0 आएगा या प्लस का आएगा, तो माइनस का तो कोई है ही नहीं ना यहाँ पे, तो 0 आ रहा है, तो यानी ये वो वाला है वर्धमान वाला है, जहाँ पे थोड़ी देर आराम कर रहा होगा, करने तो थोड़ी देर आराम, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। तो ये आपका हो गया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑलवेज भी इंक्रीजिंग। तो इसमें 0 वाला केस भी आपका साथ में ही निपट जाएगा, क्यों, क्योंकि बाकी सब बिंदुओं पे, बाकी सब बिंदुओं पे आपका अवकलन का मान 0 से बड़ा ही आएगा। सिर्फ एक पॉइंट होगा जिसपे आपका, जैसे इसमें पॉइंट कौन सा होगा, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री पे आपका सेक्स स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो वहां पे 0 आ जाएगा, बाकी सब पे प्लस ही आएगा। इसका मतलब वो एक बार के लिए थोड़ी देर के लिए 0 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वो वर्तमान में ही काउंट हो जाएगा फिर। अगला, द फंक्शन sin x माइनस बी एक्स प्लस सी विल बी इंक्रीजिंग। अगर ये जो फलन है ये हमेशा इंक्रीजिंग है, ये फलन सदैव इंक्रीजिंग है, x का मान चाहे कुछ भी हो, माइनस अनंत से प्लस अनंत, तो b के बारे में जानकारी दीजिए कि b क्या होगा, b क्या होगा। तो b क्या होगा, तो अवकलन का मान आया नहीं ना।
तो यहाँ पे अब ये जो परिभाषाएं बड़ी अस्पष्ट आता है, नेवर डिक्रीज नहीं करेगा, अब ऑलवेज इंक्रीज, अब ऑलवेज इंक्रीज क्या होता है, ये जो है ना ये खुद की परिभाषा बनाए हुए सवाल होते हैं। ऑलवेज इंक्रीज, अब ऑलवेज इंक्रीज क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीज क्या होता है, मतलब ये जो खुद ऐसे जो शब्द डाल देते हैं ना सवालों के अंदर वो बड़े अधूरे से होते हैं। और फिर वही मैंने जैसे बताया कि इनको आप चैलेंज कर सकते हैं। ऑलवेज इंक्रीज का क्या मतलब होता है, ये थोड़ा सा अस्पष्ट है कि ऑलवेज इंक्रीज आप किसे कहते हैं। ऑलवेज इंक्रीज या तो परिभाषित हो या फिर हम हमारी परिभाषा बनाए तो फिर वो मान्य नहीं होगी। हमारी परिभाषा ये बनाए तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऑलवेज का मतलब ये कह रहा होगा कि एक्स के हर मान के लिए वो इंक्रीज करेगा, और हर मान के लिए इंक्रीज करेगा यानी आप इसे कहना चाहते हैं कि वही है, इंक्रीज में तो रेस्ट भी आता है, इंक्रीज में तो आराम भी आएगा। है ना, तो ये थोड़ा सा अस्पष्टता है चीजों में। हाँ, ऑलवेज का मतलब है हमेशा, हमेशा वर्तमान, वर्तमान में तो रेस्ट भी आता है, वर्तमान में जो आराम है वो भी अलाउड है, तो जो आराम अलाउड है तो फिर एफ डैश चलेगा। अब स्ट्रिक्टली नहीं होता, स्ट्रिक्टली फिर अब वही है, हम हमारी परिभाषा बनाएंगे तो वो वैसे सही नहीं है ना, हम हमारी परिभाषा बनाएंगे ऑलवेज का मतलब स्ट्रिक्टली है तो वो फिर हमारा गलत हो जाएगा। तो इनको कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या सही है क्या गलत है। और खास करके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके अंदर ये जो परिभाषाएं ये कमजोर परिभाषाएं हैं। आप अगर आरबीएससी की जो बोर्ड की किताबें हैं उनमें देखेंगे तो उनमें वर्तमान हाशमान की परिभाषा में अलग दिखाई देगा। अगर आप एनसीईआरटी में उठाएंगे तो वहां पे वर्तमान हाशमान की परिभाषा में कुछ और ही चल रहा है। तो हल्का हल्का सा डिफरेंस जो क्रिएट कर रखा है ना किताबों ने, अब उसका परेशानी होती है। वो एक परिभाषा कोई तय करके चलता नहीं है। साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे अवकलन कर लो। अवकलन करने पर साइन का अवकलन हो गया कोस एक्स, माइनस बी एक्स का हो गया बी, वर्तमान चाहिए ग्रेटर देन 0, तो कोस एक्स बड़ा होना चाहिए बी से, तो कोस एक्स बी से बड़ा होना चाहिए। तो बी का मान हम ले लेते हैं, बी का मान अगर -1 से छोटा हुआ तो, अगर बी का मान -1 से छोटा हुआ, क्योंकि कॉस का मान जाता है हम जानते हैं कि कॉस का मान 1 से छोटा होता है, और कॉस एक्स का मान बी से छोटा दिया हुआ है यहां से, बी छोटा है कॉस एक्स से, तो बी छोटा हो 1 से, और हमेशा के लिए फिर -1 से। कुछ ऐसा मान जिसमें ये हमेशा एक्स का मान चाहे हम कुछ भी रखें ये हमेशा बड़ा है, और कॉस हमेशा बड़ा आता है -1 से, -1 से बराबर भी आता है। तो b -1 से छोटा चले तो ठीक है, b को मान -1 से छोटा ले लो। b का मान अगर -1 से छोटा चलता है, मतलब -1 से पीछे जाता है, तो कॉस का मान हमेशा b से बड़ा आ जाएगा, क्योंकि b -1 से छोटा है। b अगर -1 से छोटा जाएगा, पीछे चलेगा -1 से, मतलब -1 से पीछे जब आप चलोगे तो कॉस हमेशा -1 से तो बड़ा होता है, तो ये बड़ा ही आता रहेगा। तो b जो है वो वाला ले लो कि b -1 से छोटा हो। ऐसा करने पर आपका ये बैठ जाएगा, -1 से छोटा लेने पे, -1 से छोटा ले लो, क्योंकि -1 से छोटा लोगे तो फिर कॉस का मान, अगर कॉस का मान देखें, एक्स का मान चाहे कुछ भी हो, कॉस का मान हमेशा -1 से बड़ा आता है।
-1 से बड़ा आता है, -1 से ऊपर रहता है। तो -1 से ऊपर रहेगा तो b का मान फिर -1 से नीचे चलने दो, क्योंकि cos b से बड़ा चाहिए। cos b से बड़ा चाहिए तो फिर b को -1 से पीछे चलने दो, क्योंकि cos अगर -1 से पीछे चलेगा, -1 से पीछे चलेगा तो cos का मान हमेशा ऊपर चलेगा, है ना। तो इसे अगर हम ग्राफ से देखें तो कुछ ऐसा कहना चाहता है कि ये रहा हमारा cos का ग्राफ। अगर हम cos, अगर b का मान, ये b ले लो, b का मान अगर -1 से नीचे चलने दे, b का मान अगर -1 से नीचे चलने दे, तो cos का ग्राफ हमेशा, cos का हर मान, पूरा ब्लू ग्राफ जो है वो इस ग्रीन ग्राफ से ऊपर रहेगा, मतलब हमेशा बड़ा आएगा। तो b का मान -1 से नीचे चलने देते हैं, तो b -1 से नीचे, तो ये हो गया। ठीक है ना। अब कोई कह रहा है कि अच्छा b 0, ये गलत कैसे, ये भी देख लो। ये वाला गलत क्यों है, ये वाला गलत क्यों है? तो ये कह रहा है कि b का मान 0 से ऊपर लो, तो ये बात सत्य है, तो ले लो। चलो ट्राई करके देख लें। b बराबर 0 लेने पर, b बराबर 0 लेने पर क्या cos x का मान हमेशा 0 से बड़ा आता है? जवाब है नहीं। ये लो, x बराबर पाई पर, x बराबर पाई पर -1 आएगा, -1 आएगा तो -1 0 से बड़ा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही ये वाला ले, तो ये भी बराबर 0 कह रहा है, बराबर 0 लेंगे तो बराबर 0 पे ये गलत हो जाएगा, ये कट। ये कह रहा है 1, अगर 1 लेते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस वजह से आपका ऑप्शन ए, बी और डी गलत हो गया, बच गया आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो बी का मान -1 से नीचे आप लो, बी का मान -1 से नीचे नीचे चलते जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 61। वो पूछ रहा है कि cos x का मान b से बड़ा कब तक रहेगा, कब तक cos x b से बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब है आपको b का न्यूनतम मान लेना है, न्यूनतम मान से नीचे जाना है। तो b का मान न्यूनतम हमारे लिए -1, क्योंकि माइनस कोस -1 से ऊपर ऊपर चलता रहेगा, है ना। अच्छा, सुधांशु के नहीं समझ में आया, सुधांशु दोबारा ट्राई करते हैं इसको। देखो, cos x की जो वैल्यू है वो होती है हमारी -1 से लेकर +1 के बीच में होती है। अब हमें b क्या चाहिए, b हमें cos x से छोटा चाहिए, मतलब cos की छोटी वैल्यू से भी छोटा होना चाहिए, तभी cos x बड़ा होगा, है ना। यहाँ cos x जो है वो b से बड़ा आना चाहिए हमेशा, x का मान चाहे मैं कुछ भी रखूं, हमेशा cos x b से बड़ा आना चाहिए, और cos x हमेशा b से बड़ा आना चाहिए। इसका मतलब b जो है वो cos x की सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा होना चाहिए, cos की सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा होना चाहिए। तो cos की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, cos की सबसे छोटी वैल्यू है -1, तो b -1 से भी छोटा होना चाहिए, तो b छोटा होना चाहिए -1 से, है ना। बात समझे क्यों सुधांशु, आई बात समझ में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो cos x है, cos x की वैल्यू -1 से +1 बीच में होती है, यानी cos x की सबसे छोटी वैल्यू है -1, सबसे छोटी वैल्यू है cos x की -1। और हमें क्या चाहिए, हमें वो b चाहिए जो cos x से हमेशा छोटा रहे, cos x से हमेशा छोटा रहे, हमें वो b चाहिए जो cos x से हमेशा छोटा रहे, यानी cos x से छोटा रहे तो cos x की जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे भी छोटा रहे, तो अपने आप cos x से छोटा हो जाएगा। cos की सबसे छोटी वैल्यू है -1, तो -1 से भी छोटा रहे, तो b छोटा रहे -1 से, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एफ एक्स बराबर एक्स बटा एक्स स्क्वायर +1, इंक्रीजिंग फंक्शन द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज, तो एक्स किन पे लाइज करता है, एफ एक्स बराबर एक्स बटा एक्स स्क्वायर +1।
ठीक है, अब एक बार रुको, थोड़ी सी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं हम इन चीजों को। अभी जो हमारे कुछ ग्राफ हमने पढ़े हैं इनको ठीक करते हैं, पहले इनको चित्र से भी समझ लेते हैं। इक्के दुक्के ग्राफ थे जिन्होंने हमें परेशान किया है। एक था हमारा sin x माइनस एक्स बाई टू, और एक है हमारा, ये तो हो ही गया था, और एक अभी जो हमने tan x माइनस एक्स किया है, एक sin x माइनस बी एक्स किया है। चलो, इनके ग्राफ को समझते हैं पहले, एक बार देख तो कि कैसे हैं ये। ठीक है, आ जाओ। एक था हमारा tan x माइनस एक्स, ठीक है, tan x माइनस एक्स। ये देखो, ये tan x माइनस एक्स है। तो ये ग्राफ जो है बीच में रेस्टिंग मिल रही है, इसमें देखो, इसमें आराम है, थोड़ी देर ये आराम करता है। लेकिन जैसे वर्तमान की परिभाषा, हमारी परिभाषा जो अभी हमने पढ़ी है, उसमें हमने रेस्ट को अलाउड किया है कि भैया आराम कर रहा है तो कर ले, कोई बात नहीं, गिरना नहीं चाहिए। तो ग्राफ गिर नहीं रहा है, ग्राफ गिर नहीं रहा है, हाँ रेस्ट कर रहा है। वो आ रहा था, मैंने कहा था जीरो पे थोड़ा रेस्ट करेगा, ये थोड़ी देर आराम करेगा जीरो पे, वो आराम कर रहा है, हल्का सा आराम दिखाई देगा, ज्यादा नहीं है ये। अगर ग्राफ को मैं जूम करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि ज्यादा आराम नहीं कर रहा है ना। जो अपना लंच ब्रेक है केवल उतना ही ले रहा है, केवल हल्का सा जो लंच ब्रेक है ना उतना ही ले रहा है बंदा। वो हल्का सा आपको रेस्ट दिख रहा है, हल्का सा रेस्ट कर रहा है जीरो पे खाली। वो जीरो पे आपको कुछ देर के लिए वो स्थिर हो जाता है, उसके बाद में फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारी परिभाषा में हमने कहा था कि वर्तमान में हम इतने, है ना, वो नहीं होंगे, इतने स्ट्रिक्ट नहीं होंगे कि, क्योंकि स्ट्रिक्ट के लिए हमने अलग बनाया हुआ है, हमने स्ट्रिक्ट के लिए अलग बनाया हुआ है। जब निरंतर कहा तो निरंतर में अपने आप आ जाएगा, तब हम रेस्ट अलाउड नहीं करेंगे, तब हम जो रेस्ट है वो अलाउड नहीं करेंगे। तो अभी आपको tan x माइनस एक्स में एक रेस्ट नजर आता है, वो रेस्ट अलाउड है, क्योंकि देखो बाकी वर्तमान है ना, इसके कॉन्टेक्स्ट को देखिए, इसके कॉन्टेक्स्ट को देखिए, बाकी में तो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, तो फिर ये बढ़ा हुआ, तो ये जो रेस्ट भी है ये बढ़े हुए में काउंट होगा, फिर ये जो रेस्ट है ये बढ़े हुए में काउंट होगा। क्योंकि वर्तमान में हमने कहा था कि ग्राफ, पूरा ग्राफ बढ़ रहा है और बीच में वो कुछ देर रेस्ट कर लेता है, तो वो वर्तमान में ही काउंट होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसे वर्तमान ही माना जाएगा। और हाशमान में हमने कहा था कि गिर रहा है और फिर बीच में रेस्ट कर रहा है, पूरे हिस्से में गिर रहा था और थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था, तो गिरा हुआ ही माना जाएगा, उस अंतराल को भी गिरे हुए में काउंट होगा, हाशमान में वो काउंट होगा। ठीक है, तो ये था पहले वाला tan x माइनस एक्स वाला। ठीक है, दूसरा ग्राफ था हमारा sin x माइनस एक्स बाई टू, sin x माइनस एक्स बाई टू, माइनस एक्स बाई टू, दूसरा ग्राफ हमारा ये था। ये हमारा दूसरा ग्राफ था, sin x माइनस एक्स बाई टू था या क्या था, हाँ sin x माइनस एक्स बाई टू था। ये ग्राफ दिख रहा है, देखो, ये देखो, ये है ग्राफ, ये ग्राफ बढ़ रहा है लेकिन कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए बढ़ रहा है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया था वो आया था -π/3 से लेकर +π/3, -π/3 से +π/3। मैं अगर ये लाइनें बनाऊं दोनों तो ये दिख जाएगा, x बराबर π/3 ये लाइन, और x बराबर -π/3। और मैं यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ, बंद कर देता हूँ। मैं केवल ग्राफ का उतना ही हिस्सा लेता हूं जितना हमारे ठीक है, डन। ये देखो, ये रहा आपका ग्राफ का, अब दिख रहा होगा, ये वर्धमान है, दिख रहा है, -π/3 से +π/3 तक। तो अगर -π/3 से +π/3 देखोगे आप, तो ये देखो वर्धमान है, ये वर्धमान है, हाश नहीं हो रहा अभी हाश नहीं हो रहा है, धीमा हुआ है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा नजर आएगा, तो थोड़ा सा धीमापन नजर आएगा, मतलब वर्दी की दर कम हो गई है। जो यहाँ पे स्पीड मिली थी वो स्पीड वहां नहीं मिली है, थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी हाश नहीं हुआ। हाश तो होता तो मुंह नीचे होता, यानी वर्दी की दर धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन वर्दी हो रही है। 0.0001 वर्दी हो रही है, अभी कमी नहीं हुई है, वर्धमान है, इसमें वर्धमान है। तो यही हमारा आंसर आया था, -π/3 से लेकर +π/3। तो इसमें आपको ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर पूरा ग्राफ लेते हैं, है ना, अगर पूरा ग्राफ लेते हैं तो ये था वो। ये देखो पूरा ग्राफ ये था, पूरा ग्राफ आपका ये है। जिसमें आपका फिर -π/3 के बाद में ग्राफ घटना शुरू हो जाता है, फिर घटना शुरू हो जाएगा। π/3 के बाद में आप जाएंगे तो ग्राफ नीचे गिर जाएगा, -π/3 के बाद में ये देखो, ये गिरता 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 -π/3 तक गिरा, फिर बढ़ा 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 +π/3 तक बढ़ा, फिर घटा 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 और ये घटा। तो इस ग्राफ को आप 3 हिस्सों में देख सकते हो। तो ग्राफ का जो हिस्से हैं वो ये है हमारे, ये देखो -π/3 तक पहले ग्राफ घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब कमी हो रही है। कमी होती होती एक पॉइंट आएगा जो कि π/3 है, वहां तक घटेगा, -π/3 तक घटेगा, और घटने के बाद ग्राफ ने बढ़ना शुरू कर दिया। अब ग्राफ बढ़ रहा है, अब ऊंचाई पकड़ रहा है। फिर दिख रहा है एक पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट के बाद में ग्राफ ने गिरना शुरू कर दिया है, नीचे आना शुरू कर दिया। तो -π/3 से लेकर +π/3 तक, -π/3 से लेकर +π/3 तक। ये वर्ड है, और उसके बाद में फिर हाशमान, उससे पहले हाशमान, और ऐसा नहीं कंटिन्यू है ये, याद रखिए लगातार इसमें और इससे भी आएंगे जहां पे ये बढ़ेगा घटेगा, ये फाइनल नहीं हो गया, ये ग्राफ यहाँ पे फाइनल नहीं हो गया है, ग्राफ में और भी टुकड़े हैं। ये देखो, ये दिख रहा है, ग्राफ बहुत बार ये कर चुका है, ये अप एंड डाउन है ना, ये ग्राफ बहुत पहले से करता आ रहा है, ये ना सोचेगा ऐसे ही है। यहाँ पे देखो, ये रहा, यहाँ तक गिरा, और यहाँ पे पहली बार वापस उठा, फिर गिरा, फिर वापस उठा। हाँ, इसकी बढ़ोतरी उतनी नहीं है जितनी गिरावट है, गिरावट तो इतनी है, बढ़ोतरी होती है इतनी सी, फिर गिरता है, और गिरता भयंकर है, और उठता थोड़ा सा है, मतलब है ना, 4 सीढ़ी उतर रहा है, 1 सीढ़ी चढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन कर रहा है, ये कंटिन्यू अपना प्रयास कर रहा है, ऐसे नहीं कि
लेकिन ओवरऑल तो गिर ही रहा है, इसलिए गिरता हुआ आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है। लेकिन ग्राफ ना वर्धमान में आएगा ना हाशमान में आएगा, ग्राफ के टुकड़े आएंगे जो वर्धमान हाशमान आपका चलता रहेगा। ठीक है, ये है आपका। क्लियर हुआ ये? हाँ, पाई/3 को तो हम इंक्लूड इसलिए नहीं करते, मैंने कहा ना वो डाउटफुल हो जाता है, वो डाउटफुल हो जाता है कि उस पर किसको लें। 0 आ रहा है, अगर पूरा ही वर्धमान हो रहा होता, पूरा वर्धमान हो रहा होता, फिर अवकलन 0 होता तो हम उसको वर्धमान में काउंट कर लेते, या पूरा ही हाशमान होता, 1-2 पॉइंट पे अवकलन 0 आ रहा होता तो उसको हाशमान में काउंट कर लेते। अब यहाँ ग्राफ घट रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे 0 को कैसे काउंट करें, क्या माने? अब यहाँ पे अवकलन 0 आएगा, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अवकलन का मान आपका 0 आएगा। अब इसको वर्धमान माने या हाशमान माने? अगर ग्राफ सिर्फ वृद्धि कर रहा होता, सिर्फ वृद्धि, और फिर अवकलन का मान 0 आता तो उसको वर्धमान में काउंट कर लेते, या पूरा ही हाश हो रहा होता, अचानक 0 आ जाता अवकलन, तो चलो सब जगह हाश हो रहा है तो इसको भी हाश में काउंट कर लेते हैं। लेकिन फलन घट रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर उस केस में हम इसको किस में काउंट करें? तो फिर किसी में काउंट नहीं करते भाई, हो सकता है वो हाशमान का भी हो सकता है वो वर्धमान का भी हो। ठीक है, अच्छा एक वो बी वाला और ट्राई कर लेते हैं, जो अभी हमने लिया था, साइन एक्स माइनस बी एक्स, साइन एक्स माइनस बी एक्स माइनस तो ये देखो, ये ग्राफ है, अभी मैंने जो बी का मान है वो रखा है 1, बी का मान 1 रखा हुआ है, और उसमें याद हो तो उसमें दिया हुआ था कि बी का वह मान बताइए जिससे वो वर्धमान हो जाए, ये ग्राफ वर्धमान हो जाए। अभी दिख रहा है कि ये ग्राफ गिर रहा है, हाँ थोड़ा सा बढ़ भी रहा है, हल्का सा बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है या स्थिर है? नहीं स्थिर है, ये बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, थोड़ी देर रेस्ट कर रहा है, बस रेस्टिंग है, मतलब हाशमान है अभी ये, अभी हाशमान है। अगर बी का मान मैं 1 लेता हूं तो ये ग्राफ वर्धमान है, मतलब हाशमान है, सॉरी हाशमान है। और बी का मान मैं और आगे बढ़ाता हूं तो ये देखो जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं ये हाशमान 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 हाशमान, कन्फर्मली हाशमान, देखो पक्का है, बी का मान जैसे जैसे बढ़ाया जा रहा हूं हाशमान ही है ग्राफ। लेकिन अब यहां देखो, अभी माइनस की तरफ चलते हैं, माइनस की तरफ आते हैं, माइनस के 0 पे आया, 0 पे आया, ये 0 है पूरा, 0 पे आते ही ग्राफ वर्धमान हाशमान दोनों है 0 पे, 0 के इधर चलता हूं तब भी ग्राफ ये देखो बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी बढ़ रहा है, घट रहा है, वर्धमान भी है और हाशमान भी है। लेकिन जैसे ही मैं -1 के पीछे जाऊंगा, अभी देखो -1 के पीछे जाते ही देखो बी का मान -1 के पीछे जाते ही ये देखो ये वर्धमान हो गया, प्योरली वर्धमान हो गया, -1 के पीछे जाते ही, जैसे मैं -1 के पीछे जाया, है ना, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड, -b के नीचे देखिए आप, -1 पे ये है वर्धमान है, -1 पे वर्धमान है, लेकिन जैसे मैं -1 से पीछे जा रहा हूं वर्धमान ही बना रहता है, और -1 से +1 के बीच में ये वर्धमान और हाशमान दोनों होता है, -1 से +1, -1 से 0 के बीच में, -1 से लेके 0 के बीच में ये वर्धमान हाशमान दोनों है। लेकिन 0 के बाद देखो, 0 के बाद 1 तक, +1 के बाद, +1 के बाद, +1 के बाद फिर हाशमान हाशमान हो जाता है। अगर बी का मान 1 से ऊपर लेते हो, बी का मान अगर 1 से ऊपर लेते हो तो फिर सिर्फ हाशमान, बी का मान -1 से नीचे लेते हो तो वर्धमान, और -1 और +1 के बीच में लेते हो तो वर्धमान और हाशमान दोनों मिलेंगे आपको। ये था आंसर हमारा, यही चल रहा था बी वाला, है ना। तो ये हुआ डन, समझ में आई कि ये ग्राफ में कैसे हो रहा था, कैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, और बी की वजह से रोल प्ले क्यों हो रहा है। अगर आप उसी को बी के हिसाब से भी देखें, अगर आप कहें कि वो फलन हाशमान होना चाहिए तो बी का मान क्या हो, हाशमान हो तो बी का मान क्या हो, तो वो आपको वहां से जवाब मिल जाएगा। क्योंकि हाशमान होगा तो इसका मतलब आपको cos x का मान b से छोटा चाहिए, cos x का मान b से छोटा चाहिए, यानी cos x का जो सबसे बड़ा मान हो उससे b का मान जो है वो बड़ा होना चाहिए, यानी b 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारे वर्धमान हाशमान की स्थितियां हैं। रेस्ट जो है वो अलाउड करा जाता है, लेकिन रेस्ट तब अलाउड करा जाता है जब फलन एक टाइप का हो, एक टाइप का फलन हो, मतलब खाली वर्धमान हो,
और कुछ देर के लिए आराम कर रहा हो तो हम वर्तमान में काउंट करते हैं, है ना। लेकिन फलन घट रहा हो बढ़ रहा हो, फिर वो जो रेस्टिंग टाइम है वो काउंट होता है कि इसको क्या माने, फिर उसको क्या माने। जैसे बच्चों पढ़नी हो गए और सारा दिन पढ़ रहे हो, फिर वो अगर 1 घंटा आराम कर रहे हो तो घर का क्या, कोई बात को नहीं, आराम कर ले। लेकिन अगर बच्चों थोड़ा बेईमान हुए तो फिर घर का समझ ही कौन पावे कि अब वो रेस्ट कर रहे हैं, वो पढ़ कर रेस्ट कर रहे हैं या बिना पढ़े रेस्ट कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाओ को नहीं जाओ, है ना। अगर घर में बच्चा पढ़ने वाला है, दिन अपने आप ईमानदारी से पढ़ने वाला है, तो माँ बाप को कोई कंफ्यूजन नहीं कि हाँ भाई बच्चों खूब पढ़ हो सी। अगर वो आराम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है पढ़ कर ही आराम कर रहे हो सी। लेकिन भटी कोई टाबर एक खुरापाती है कि पढ़ है ही को नहीं, फिर आराम कर रहे हो तो भी क्लियर है कि एक बात है कि यही आराम कर रहे हैं, पढ़े पढ़े को नहीं हो। और एक दूसरा टाबर वो है जो पढ़े भी है को नहीं पढ़े, घर का ना कंफ्यूज रखे। अब वो आराम कर रहे हैं तो घर का भी कंफ्यूज कि पढ़ कर सोई है या यहीं सुते हुए। भाई कहानी हो जाएगा जब आसमान वर्तमान दोनों मिक्स हो जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, इसी के साथ इसको एक बार पूरा करते हैं। कल वर्धमान आसमान को एक बार और रिपीट करेंगे, एक बार और वर्धमान आसमान के और सवाल करेंगे। हाँ बढ़िया, पढ़ना चाहिए। मतलब दो पर मैं कई प्रकार में, दो प्रकार ये होते हैं। एक प्रकार तो वो होता है जो घर का कुछ भी कर रहा हो, घर में कुछ भी कर रहा हो, घर को पता है कि भाई ये बच्चा अपोजिट एंड है, मतलब दूसरे साइड का बच्चा। एक वो बच्चा होता है जो घर वाले कहते हैं सो जा बेटा, खा ले बेटा, और वो नखरे कर रहा होता है, नहीं अभी नहीं खाऊंगा मम्मी, पढ़ूंगा अभी तो और पढ़ाई करूंगा। तो उसको मम्मी कहती है बेटा सो जा, तो उसकी पढ़ाई और शुरू हो जाती है। अच्छा अब तो मम्मी ने भी कह दिया तो 1 घंटा और पढ़ूंगा, मम्मी अभी तो हुआ ही क्या है, अभी तो रात के 2 ही बजे हैं, अभी तो 1 घंटा और पढ़ूंगा, है ना। मम्मी ने कह दिया, वरना तो 2 बजे सो जाता, मम्मी ने कह दिया तो 3 बजे आएगा। तो कई ऐसे होते हैं जो और मोटिवेट होते हैं, मम्मी पापा कहते ही घंटा और बढ़ जाता है। एक दूसरे होते हैं जो उल्टे होते हैं, जैसे मम्मी पापा ने कहा तो उसे तो यार धोखा हो गया, पहले ही सो जाता है इससे अच्छा तो वही है। अब नेहा कह रही है कि हमें तो मम्मी कहती है सो जा बेटा सो जा, तो बढ़िया है, अच्छी चीज है ये, माँ बाप को अच्छा लगता है, ये वाली चीज ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से।